जब 93 में हम लोग गए वहां पे, आई वाज शॉक्ड। हर घर में वेपन। हर घर में वेपन। हाँ, कोई यहाँ धर्म का एंगल है? अगर धर्म का एंगल नहीं होता तो वो सारे कश्मीरी पंडितों को वहां से क्यों भगाया जाता? पाकिस्तान में जितने भी जेलों में कैद है ना, तो उनको वहां पर ना ISI वाले जो है पहुंच जाते हैं कि भाई तेरी फैमिली गरीब है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम सब करेंगे तेरी, और उसके बाद यू गो अक्रॉस, वहां जाके 2 साल काम कर, 2 साल का तेरा टेन्योर है। 9 पैरा के मैस में जाके सबसे बड़ी अच्छी चीज मेरे को लगती है, उन्होंने वहां पर उनका मोटो है कि हु केयर्स हु विंस, हमने सिर्फ लड़ना है। अभी मैं उसको पूछ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ना दे और ऐसे चला जाएगा, तो फिर हम किस काम की इंडियन आर्मी है? कश्मीर की मिलिटेंसी को भारत के किसी और तबके में या किसी और स्टेट ने या किसी और मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। मैं रिसर्च करी थी हमारी टीम, तो 2007 में कीर्ति चक्र, 2008 में शौर्य चक्र, 2010 में सेना मेडल, 38 ईयर्स ऑफ सर्विस। और सर सारे जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, हर जगह आप डिप्लॉयड थे। सेपॉय से कर्नल, और वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स दैट इंडियन आर्मी हैज एवर प्रोड्यूस्ड। सर प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, जस्ट आउट ऑफ रैंडम, समथिंग अबाउट। नहीं, बस बचपन से यार, एक तो मेरे को 2 चीज़ें बड़ी क्लियर थी। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे को आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट जॉइनिंग आर्मी, और आई वॉज श्योर आल्सो कि कोई चीज़ रोक नहीं सकती मेरे को आर्मी में जाने की। और 1996-97 में ऐसा कुछ हुआ कि अगेन आई डिसाइडेड कि मेरे को ऑफिसर बनना है, और जिस दिन ये सोचा उस दिन भी आई वॉज श्योर कि कोई मेरे को रोक नहीं सकता, मैं बनूँगा ही बनूँगा। दिस इज़ हाउ यू नो, ये दोनों चीज़ें स्पाई से जो आपने बोला है कर्नल तक, तो जब इरादा पक्का हो तो यू कैन टर्न द माउंटेन अपसाइड डाउन, सब कुछ कर सकते हो आप। दिस इज कारगिल में भी थे सर आप? हाँ, मैंने मतलब है कि आई वॉज वेरी वेरी लक्की। जब आप आर्मी के बारे में सोचते हैं या ये सोचते हैं कि आर्मी में क्या क्या होता होगा, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे साथ वो सब कुछ हुआ है जो कोई सिर्फ मतलब फैंटेसी जो कोई इमेजिन कर सकता है कि आई वुड लाइक टू टेल इट लाइक ऑल टाइप ऑफ टेरेन, ऑल टाइप ऑफ वेदर। जी ठीक है जी। आई वॉज इन कन्वेंशनल वार, हाँ, आई वॉज इन CIF कश्मीर, CIF नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, उसके बाद असम में। सर CIF एक बार बता दीजिए फॉर आवर व्यूअर्स। देखो 1986 से लेके आज तक जितने भी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जो है, मेजर ऑपरेशन जो लॉन्च किए हैं, उन सब में मैं फ्रंट लाइन पार्टिसिपेंट था। ऑपरेशन विजय हो गया जी, ऑपरेशन रक्षक हो गया, CIF मतलब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, या CIOps, काउंटर इंसर्जेंसी। दीज आर इंडिया में मोस्टली इन कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न की जितनी भी डिस्टर्ब। बट ये दोनों जगह जोग्राफिकली तो अलग हैं। हाँ, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो भी अलग हैं, डिफरेंट है बिल्कुल। नथिंग टू डू विद नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अच्छा, यस। तो सर यू ज्वाइंड इन 86? करेक्ट। और 86 के बाद आपने बोला कि मैं सिक्किम गया। यस। बट इवेंचुअली गोल घूम के आप कश्मीर ही पहुंचे, वैली ही पहुंचे। या तो कर्म भूमि थी सर कश्मीर में, सबसे ज्यादा काम किया या नॉर्थ ईस्ट में? सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही है, रहने वाला भी कश्मीर का हूँ। और सर कश्मीर या जम्मू मतलब? अभी जम्मू में हूँ, लेकिन हम आए हुए POK से हैं। ओके। POK से 47 में माइग्रेट करके मेरे दादाजी आए होंगे। मेरे डैड उस टाइम पे ही वाज जस्ट 14 ईयर्स। सो उसके बाद आके जम्मू में सेटल हो गए। तो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, JNK से हैं तो एक ही है। यस। तो कश्मीर में जो जिस टाइम में आप ऑपरेट कर रहे थे, उस टाइम के बारे में सर काफ़ी इनफेमस बड़ी उल्टी सीधी डॉक्यूमेंट्रीज हैं सर, मैं देखता रहता हूँ उनको। तो मतलब आप अपनी एक बार उस विजुअल आइज को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बच्चों ने नहीं देखा, उनको नहीं पता, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए सर क्या एग्जैक्टली हो रहा था। 1989 तक मैं 5-4 बार वहाँ पर गया था कश्मीर में अपने मामा जी वगैरह के साथ। तो वहाँ पर सब कुछ बड़ा पीसफुल था, सब कुछ ठीक ठाक था। 89 तक? 89 से पहले। अच्छा। मैं 87 में भी एक बार गया हूँ आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी। उससे पहले उस समय लीडर कौन थे?
उस टाइम पे यही फारूक वगैरह थे, उस टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम बताते हैं कि 87 के इलेक्शन के बाद शुरू हुई और 89 में इंसर्जेंसी शुरू हो गई। इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ, इलेक्शन में कुछ मतलब दे वर नॉट Rigged फेयर बोलते हैं इलेक्शंस, उनको। दे वर नॉट फेयर इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में धांधली हुई थी जिसके बाद इंसर्जेंट्स कहते हैं ना कि वो रिग्ड था इलेक्शन, इसलिए। एग्जैक्टली दे गॉट इट। सो 89 के बाद वहाँ पर ऐसी सिचुएशन चेंज हुई कि जब 93 में हम लोग गए वहाँ पे, आई वाज शॉक्ड कि ये वही कश्मीर है जिसमें 5-7 साल पहले मैं आया करता था। हर घर में वेपन, जिस भी इंडिविजुअल को पकड़ के आप 2 थप्पड़ मारो वो आपको, हर घर में वेपन। हाँ, जिस गांव में चले जाते थे हमारे को कुछ ना कुछ मिल जाता था, वेपन मिल जाते थे, मिलिटेंट मिल जाते थे, पकड़ के लेके आते थे, कुछ ना कुछ हर गांव में रहेगा। दूध लाने वाला जा रहा है आ रहा है, उसका वो कैन खोल रहे हैं तो कैन के अंदर एक पड़ी हुई है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होते थे। तो क्या सारे बच्चों को चलाना आ गया था क्या? मतलब चलाने चलाने के लिए भी बताते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने पहले टॉय बांटे। अच्छा। कि AK-47 दे यूज्ड टू कॉल दैट टाइम कलिश्निकोव। क्लाशनिकोव। हाँ, इसका वो रशियन नाम हाँ, जो हाँ, भी हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो खोलना जोड़ना ये सब कुछ उनको पहले से आ गया, ठीक है। Okay. उसके बाद इनिशियल लॉट को जो ट्रेनिंग दी है, बाकी उन्होंने आके यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया है। तो ये जो इनिशियल लॉट थे ये पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान से क्रॉस करके गए। उस टाइम पे तो पोरस था, कोई बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देता फेंसिंग था। भी नहीं थी? हाँ ना, फेंसिंग तो ये आई है 1993 नहीं 2003-2004 में, ओके। तब लगना शुरू हुई है। वरना तब तो आसान मतलब हम यहाँ से भी उधर जा सकते थे। हाँ, आराम से दुनिया जाती आपका थी। मन होता कि आप उधर चले जाए, थोड़ा घूम के आए, फिर ऐसा मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, या मतलब था बॉर्डर? बॉर्डर तो था, LC थी, फौज कितनी जगह लगी हुई थी, और आने जाने वाले वहाँ पर गुजरों का एक घर यहाँ पे है और दूसरा जो है क्रॉस रह रहा है, तो वो शादियों में भी एक दूसरे के घरों में जाते थे, अटेंड करके वापस आते थे। और इसको कोई रोकना भी नहीं चाहता क्योंकि फैमिलीज हैं एक तरीके हाँ, से। फैमिलीज हैं, POK है, डिवाइडेड है। हम भी बोल रहे थे कि हम वापस लेंगे, हमारा है। वो हाँ। बोल रहे थे कि वो हमारा है। सो चल रहा था कुछ ना कुछ म्यूचुअली, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। ये तो बाद में जब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरा कश्मीर मिलिटेंट से भर गया और हर घर में वेपन, हर घर में आपको मुजाहिद मिलेगा। अभी मुजाहिद मतलब? मुजाहिद मिलिटेंट्स को कश्मीरी मुजाहिद बोलते हैं। क्यों? उर्दू वर्ड है मुजाहिद, मिलिटेंट का नाम अच्छा, मिलिटेंट बस को, that's हाँ, it. इट्स दैट। तो इज देयर अ रिलीजियस ओवरटोन टू दिस? कोई यहाँ धर्म का एंगल है? तो सारा कुछ जो कुछ है धर्म की वजह से ही तो हुआ है वहाँ पे। अगर धर्म का एंगल नहीं होता तो वो सारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से क्यों भगाया जाता? तो ये धर्म का एंगल मतलब ऑटोमेटिक लोगों में है या धीरे धीरे फीड नहीं, किया नहीं, गया? पहले के कश्मीरी जो है इस तरह के नहीं थे। जब ये पाकिस्तान जाके ना वहाँ से आशीर्वाद लेना शुरू हुए, तो वो आशीर्वाद किस तरह का मिलता है, ये उसका इफेक्ट था वहाँ पर। फिर उन्होंने लगाए हुए थे मौलवी भी, तुम्हारे को वो हुरें कैसे मिलेगी, जन्नत कैसे जाओगे, क्या करो, तुम पक्के कश्मीरी नहीं हो, पक्के मुसलमान नहीं हो, कश्मीरी तो पक्के मुसलमान नहीं हो, ये करो, आप अंदर जज्बा लाओ। कश्मीरी को इतना मतलब है कि जैसे बोलते हैं अफगानी या पठान टाइप, उस तरह का फाइटर थोड़ा ही है। अच्छा। ये लोग मतलब लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। मतलब जो आप अफगानी पठान फाइटर्स बोल रहे हैं, दे आर फेरोशियस? नहीं, इतना भी कुछ नहीं है। हाँ। वो इतनी जंगों में देख लिया हमने कैसे है, बट उनसे बहुत ज़्यादा कम लेवल का था कश्मीरी। और कश्मीरी पीसफुल मतलब है कि इसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बनाए गए हैं जब ये कन्वर्जन शुरू हुआ। मैंने ये सुना सर कि पॉलिटिकली दे आर वेरी, मतलब बहुत डिस्कशन करते हैं, बहुत बातचीत करते हैं कश्मीरी। इंटेलिजेंट तो है। हाँ, कश्मीरी सबको, मतलब कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, सब आपस में उनको इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। डिस्कशन करते रहेंगे पॉलिटिकल। कश्मीरी पीपल आर इंटेलिजेंट बोलते हैं, बड़े बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, इसलिए दिया। अच्छा। लेकिन यस दे कॉल्ड देम। सो ये वहाँ पर ना इनका ब्रेन चेंज होना शुरू हुआ। उसके बाद इनमें थोड़ी सी वो आई कि लड़ना है, यस अगेंस्ट। आपने ये बताया क्लाशनिकोव, मैं वहीं पे जाऊंगा सर, सॉरी सर। आपने बोला कि क्लाशनिकोव पहले आए थे, उससे इन्होंने ट्रेनिंग ले ली, सीख ली। जी जी जी। उसके बाद एक्चुअल वेपन्स आने लगे। एक्चुअल वेपन आने तो लगे। बाहर के लोग आए, उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया, कुछ लोगों को मैंने आपको ट्रेन किया, आपने 5 अपने घर वालों को वो ट्रेन किया। तो ये हर घर में ये ट्रेंड शुरू हो गया था। और मैंने वो दौर देखा हुआ है कि जब वो आते थे तो सारे बच्चे भाग के उनके जाके गले लग जाते थे मिलिटेंट्स के। हाँ, कि क्यों आज़ादी मिलने वाली है, ये हमारे हीरो। उस टाइम पे तो बड़ा आसान लगता था ना इनको कि आज़ादी मिल जाएगी। उस टाइम में सिचुएशन मतलब बहुत खराब थी। बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी।
तो आप लोगों का डील करने का तरीका भी तो हार्ड होगा फिर। वो तो करना पड़ता है अभी। मतलब पॉलिटिकल अब बात नहीं थी, अब तो मिलिट्री के हाथ नहीं में नहीं थी। नहीं, वो पॉलिटिकल बात से तो हो भी नहीं सकता था। पॉलिटिकल तो कोई नज़दीक भी नहीं जाने देगा। कोई पॉलिटिशियन थोड़ा ही ना चाहता था कि जाके हम ऑपरेशन करें, और ख़ास करके कश्मीरी पॉलिटिशियंस। क्यों? तो आपको महबूबा मुफ्ती अभी से 4 साल पहले तक हाँ नहीं हाँ चाहती थी कि इंसर्जेंट के खिलाफ कोई एक्शन हो। हाँ 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 हाँ। आज भी कोई दिल से थोड़ा झंडा कौन देगा, कांधा कोई देने वाला नहीं हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 370 उसके बड़े अपने डालायक होते थे उसको कश्मीरियों को खुश करने के लिए। अच्छा, एंड ये सिर्फ कश्मीरियों को खुश करने के लिए होता है या ये रावलपिंडी में भी लोग देखते हैं? अभी जब यहाँ पर ये शुरू हुई ना, तो अलग अलग मिलिटेंट्स के अलग अलग जो है ख्वाब थे। अच्छा। जैसे हिजबुल मुजाहिदीन था, उसको था कि हमारे को पाकिस्तान के साथ मिलना है। ओके। JK था, इनको था कि हमारे को इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। अच्छा। तो सबकी पार्टियों की अपनी अपनी तंजीम के अपने अपने एजेंडे थे। ठीक है, तो रावलपिंडी या इस्लामाबाद की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना था कि वो मुजाहिदों को और उनके परिवारों को खुश रखना चाहते थे, PDP खास करके। अच्छा, तो उसी का इफेक्ट है। सॉफ्ट सेपरेटिज्म मतलब इतने पॉलिटिक्स। बच्चे मरवा दिए, ये बच्चे जो है मरे हैं, कश्मीरी मरे हैं, मिलिटेंट मरे हैं, ये इनकी पैम्परिंग की वजह से मरे हैं, और ख़ास करके PDP। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप कोई फौजी मर जाता है, उसके घर में नहीं जा रहे हो, लेकिन एक मिलिटेंट मर जाता है तो उसके घर में जाके आप अजान भी देते हो, सब कुछ करते हो, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट ना। ये कश्मीर की मतलब बेहतरी के लिए थोड़ा ही ना कर रहे थे जो कुछ भी कर रहे थे। इनका क्या रीजन था? पॉलिटिशियंस का क्या रीजन था? वोट बैंक है सर, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब मान लीजिए कुछ और। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया के साथ है तो वोट बैंक है, इलेक्शन चल रहा है, चलिए मान लीजिए बजट है, फंडिंग है, सारा कुछ करप्शन, मिलता था उनको। सब कुछ उनका हो गया मान लीजिए, ऊपर से पैसे और ब्लैकमेल करके इंडियन गवर्नमेंट से ले लिए। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये इंसर्जेंसी जो ये कोशिश कर रहे थे, ये हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती, तब इनका क्या रिटर्न होता? क्या ये पावर में रहेगा? आउट ऑफ कंट्रोल के चली जाती। इनको भी ये लगता था कि अगर कभी आज़ाद हो भी गया हाँ। तो फिर भी हम ही हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, मिलिटेंट तो मर आ जाएंगे, इनका तो क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिया भी जब आज़ाद हुआ है तो बाद में लीडर कौन बने, वो कोई और थे, जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं वो। ऑब्वियसली So, बिना खड़क बिना ताल तो आज़ादी नहीं मिली। ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो फिर अब आप 1990s की बता रहे हैं कि मैं 1993 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम कश्मीरी पे पंडितों का बताइए थोड़ा। कश्मीरी पंडितों का, मैं जब ये तो 93 तक तो सारे माइग्रेट कर चुके थे और हमारे घरों में आके पेइंग गेस्ट रह रहे थे जम्मू में। ये तो मैं बहुत मतलब है कि अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। कुछ लोग थे कश्मीर में, कोई ऐसा तबका था मोहल्ले में, अगर 50 घर हैं तो उनमें से 4-6 घर तो ऐसे भी थे जो उनको निकाल रहे थे या वो उनकी मदद कर रहे थे कि तुम निकलो, सेफ जगह पर पहुँचो। और कहीं ऐसे भी हैं जो बताते थे कि हमारा सामान बाद में उन्होंने पहुँचाया कि आप लोग निकलो, आपका सारा सामान, और उन्होंने पहुंचाया। और कुछ ऐसे थे कि जो डराते थे, धमकाते थे, बेटियां इधर ही छोड़ के जाओ, सामान इधर ही छोड़ के जाओ। कुछ ऐसे मैंने स्लोगन सुने हैं। हाँ, ये वो क्या मतलब, मुझे एज आप वहाँ के रेसिडेंट भी हैं, हाँ। तो मेरे को वो बताइए कि वहाँ पे लोकल फोल्कलोर में, कहानियों में क्या कहानियाँ तो लॉर्ड स्पीकर में बोलते थे कि कश्मीरी पंडित चले जाओ और अपनी बीवियों और बेटियां यहीं पर छोड़ के जाओ, और जितने भी मर्द हैं वो सारे यहाँ से कूच करो। मर्द हैं वो यहाँ से निकलो। हाँ, जितने भी मतलब है कि मेल मेंबर हैं, मेल शुड लीव द फीमेल्स बिहाइंड। करेक्ट, लीव योर फीमेल्स बिहाइंड। तो इसमें दुष्कर्म वगैरह भी हुआ? तो वो होगा इसका, तो बहुत सारी मतलब चीजें अनअकाउंटेड है। ये सब कुछ ना उस दौर का है जिस दौर में लेडीज में बहुत पर्दा होता था, अपनी इज्जत कोई उछाल के खुश नहीं था। आज की डेट में तो अगर आप किसी के साथ गलत हो जाए तो यू विल फाइंड हिम इन द पुलिस स्टेशन और कोर्ट। लेकिन उस टाइम पे या उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर प्रेशर होता था कि ये बात दब जानी चाहिए, क्या मिलेगा बाद में हमारे को, बदनामी हो जाएगी, बदनामी के उस शादी कैसे शादियां भी नहीं होती थी। शादी कैसे होगी? आजकल तो थैंक गॉड हम सही कल्चर में आ गए हैं और लेडीज़ को भी ये हक मिला है बोलने का, ये सब कुछ। तो आज की डेट में आवाज़ उठती है, उस टाइम पे आवाज़ थोड़ी ना उठती थी। तो अनअकाउंटेड वो हुए जिनका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, और बिना हुए तो ये सब कुछ तो
वो नहीं हुआ वो आराम कि से पूरा लोग कश्मीर- अपना घर छोड़ के तो नहीं जाते। कश्मीरी कभी अपना घर नहीं छोड़ सकते, कोई मतलब है कि नहीं है। बहुत मेहनत कर रखी थी और सदियों से रह रहे थे, उन्हीं से कन्वर्ट हुए थे। कश्मीरी पंडित जो है ये तो ओरिजिनेटर हैं कश्मीर के। जी। हमारे साथ लड़के क्रिकेट खेलते थे उस टाइम पे 90s में, ये वो घरों में रहते थे, कभी भी टॉपिक छेड़ो तो बस उनके आंसू टपकना शुरू हो जाते थे। तो आंसू ऐसे नहीं आते। कभी वापस जाएंगे लगता है आपको? जैसा माहौल बन रहा है तो जाना चाहिए। देखो जल्दी तो नहीं जाएंगे, इतने जल्दी अभी तक। जैसे हमारे पास ना ये बड़ा कमीना जो है नेबर है वो है पाकिस्तान। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उसने पता नहीं कैसे ये मैनेज कर लिया कि पहलगाम हो गया। ऐसे इंसिडेंट के बाद फिर इट टेक्स ईयर्स की कोई डिसीजन लेगा वापस जाने का। अच्छा। यू अंडरस्टैंड। हालांकि चीज़ें बहुत अच्छी हो रखी हैं। मैं अभी बिल्कुल गया हूँ वहाँ पे, आप बता रहे निहत्था, थे, खालियात, सब जगह मैंने बताया आप बता कि रहे थे, आप एक बार वो हाँ, कि बताइए, मैं आप कहाँ कहाँ तक गए? आपने बोला ना कि मैं नहीं, गया मैं जाने। यहाँ से शुरू किया। मैंने कालाकोट, मेंढर, जितना भी मोमडन बेल्ट है वहाँ से निकला हूँ। उसके बाद मैं सारे गुजरों से मिलता हुआ हिल काका, जहाँ पर जनरल विज के टाइम पे 2003 में बहुत बड़ा एक हुआ था सर्प विनाश, एक हुआ था अटैक, हिल काका पे गया हूँ। हिल काका के लोगों से मिला हूँ। वहाँ पर उस टाइम पे 37 सोल्जर्स और 37 गुजर्स उस टाइम पे जो है वो मरे थे, फाइटिंग मिलिटेंट्स। Okay. और गुजर भी तैयार किए गए थे और वो वॉलंटियरली उस फाइट में दे बिकम पार्ट ऑफ दैट फाइट। अभी भी वहाँ पर बहुत बढ़िया मेमोरियल है, जिस मेमोरियल पे एक तरफ उन सैनिक्स का 37 ही सोल्जर है और 37 ही गुजर से दे डाइड डिफेंडिंग। तो हिल काका खाली करवाने के लिए वहाँ से मैं पीर गली होते हुए सीधा शोपियाँ कश्मीर पहुँचा हूँ। वहाँ से पहलगाम गया हूँ। पहलगाम वो साइट देखी जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। अच्छा, अब उसके- मैं हाँ। सब कुछ देखा आपने? उसके बाद एंड अकेला मतलब उसके बाद ये भी नहीं कि मैंने किसी को बताया ना हो, मैंने बताया उधर लोगों को कि यस मैं आया हूँ और मैं ये हूँ और मैं मतलब है कि लोग तो हिंदू हूँ। पहचानते होंगे वहाँ पे हैं? आप। वैसे भी लोग जानते हैं मेरे को, पॉडकास्ट ये वो, जम्मू का हूँ तो कहीं ना कोई बुला लेता है तो दे नो। उसके बाद मैं उस मार्टियस के घर पे गया हूँ, जो वहाँ पर ना टू सेव दिस टूरिस्ट जो लड़ा था मिलिटेंट के साथ और ही वॉज शॉट डाउन। तो आदिल, उसके घर में भी गया हूँ, उसके पेरेंट्स से जाके मिला। फिर उसके बाद मैं ना पूरा जो हमारी एलसी की बेल्ट है, कुपवाड़ा, तंगदार, काफ़ी आगे तक क्लास तक गया हूँ मैं, जहाँ तक जा सकता था। इट वॉज अराउंड 10 days, 10 दिन लगा के यहाँ। कि व्हाट हैज हैपेंड, आप ये देख रहे थे? अभी चीज़ें बहुत अच्छी हो रखी हैं वहाँ पे। ये बताइए कश्मीर- क्या 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 चेंज हो गया? जैसे आप बोलते ना, मैं आपको बताता हूँ 93 में तो ये था कि हमारी तरफ थूकते थे देख के कश्मीरी, और नारे लगाते थे कि यहाँ से इंडियन आर्मी वापस जाओ ये वो। उसके बाद मेरा दूसरे टेनर में ये पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। गो इंडिया गो बैक, ये सब। हाँ, वो सब कुछ चलता था। तीसरे टेनर में तो 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, व्हाट यू आर डूइंग हियर, ठीक है, इंडियन, लीव कश्मीर, ऐसे छोटे पास खड़ा होके, बच्चे, छोटे बच्चे। 14 साल का, 12 साल का बच्चा ऐसे बोलता था। एंड इस बार मैं गया हूँ और जितना आदर सत्कार वहाँ पे उन लोगों ने दिया है, जिस तरह से मिले हैं, कंडक्ट पार्ट में उनकी बातचीत में, पैसा कट हुआ है ना, इतना है। पैसा कट हुआ है ना, बाहर से आने वाला पैसा। हाँ, वो तो हुआ ही, ऑब्वियसली वो तो हुआ ही है, उसमें तो कोई और अब वो शक ही नेशनल नहीं है। इकोनॉमी में जुड़े हैं, कुछ नेशनल इकोनॉमी में जुड़े, मतलब कि दे आर खुश और इनको ये अंदाज़ा हो गया है कि आज़ादी नज़दीक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। और पीओ को भी हमारा होने वाला है, हाँ, पीओ वो भी के मर्ज जो है, होएगा। पीओ के वर्ड खत्म होने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू मैच विद अस, और सारी खुशहाली यहीं पे है, ठीक है। पीओ की भी कई बार वो क्लिपें देखते होंगे, कहीं वीज़ा लेके भी लोग आते हैं, वहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं ना। हाँ, तो अदर साइड ना इट लुक्स ग्रीन, लेकिन जब देखो तब पता लगता है कि क्या है पीओके में लोगों की क्या हालत है। इनको समझ आ गई है अभी, प्रोटेस्ट And- कर रहे हैं वहाँ तो लोग। हाँ, और सबसे बड़ी बात है उनको अभी ये पता लग गया है कि क्रिकेट खेलो, इंडियन टीम में जाओ, इंडियन इकोनॉमी का IIT हिस्सा निकालो, IIM बनो, जाओ। बिल्कुल बड़े बड़े काम करो और देश का नाम रोशन करो। कश्मीर अलाप छोड़ो। आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करो, इतने सारे। हाँ, हाँ, बहुत सारे आना बहुत शुरू सारे हो गए। बच्चे। हाँ, सो मेनी पीपल आर कमिंग। जेके, पुलिस, एसओजी, जी बिल्कुल, सीआरपीएफ, बिल्कुल। हर जगह काम और कर रहे जेकेपी में आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में इतना बढ़िया काम कर रही है। मैं इन्फेंट्री का हूँ, आर्मी का हूँ, हैं। जी, मैं अपने पर बहुत फख्र करता आया हूँ, लेकिन इनका काम देख के मेरे को मतलब कि और भी फख्र महसूस होता है कि
CRPF, BSF और JKP खास करके आला दर्जे का काम कर रही है टू क्लीन द कश्मीर, कि यहाँ पर गंदे तत्व कहीं भी बाहर दिखने के नहीं फॉरेन तत्व टेररिस्ट ही नहीं थे। बिल्कुल, दे शुड नॉट बी सीन। फॉरेन क्या, चाहे वो कश्मीरी हो, मतलब कि अगर टेररिस्ट है तो लिस्ट में नाम आ गया तो Yeah. ये काम सर मतलब आरआर का यही काम है ना, राष्ट्रीय राइफल जो है उसका ये है कि इसका कॉन्सेप्ट 90 में आया था। ये थोड़ा मतलब ये जो आपने बताया ना कि सीआरपीएफ, उसके बाद इनके खुद के स्पेशल कमांडोज हैं जेकेपी के, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब लेयर वाइज बताइए ना कि कैसे, मतलब ग्रिड क्या, सिक्योरिटी ग्रिड समझाइए ना एक बार। नहीं, सिक्योरिटी ग्रिड का मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ, ये जो STF वगैरह बनी थी उस टाइम पे ना, कुछ मिलिटेंट थे जिन्होंने सरेंडर किया, उनको बाद में STF वगैरह में ले लिया था। एंड वो जो ना सही नब्ज़ जानते थे। इनिशियली सिक्योरिटी फोर्सेस को समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, कैसे आर जा रहे हैं, कैसे पार जा रहे हैं। दे वर दी वन, उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज़ किया कि हमारे को क्रॉस कैसे करवाया जाता है, ले जाया कैसे जाता है, कैंप कितने दिन का होता है, उसमें फिजिकल कितना होता है, उसमें हमारे को वेपन ट्रेनिंग कितनी होती है, वापस कैसे क्रॉस करवाया जाता है, यहाँ पर कैसे लाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ, तो फिर तो लोहा लोहे को काटता है ना। और उसके बाद एक उस टाइम पे IG थे, क्या नाम था उनका, फारूक खान, तो उन्होंने इसको तैयार किया था कि हाँ, फाइट मिलिटेंट्स। ये जो कुकापारे इस टाइप के सारे थे, कुकापारे भी था, कुकापारे वाज वन ऑफ देम, लेकिन वो तो इलेक्शन में चला गया, वो बाद तो में politician। पॉलिटिशियन वगैरह बन गया। तो ये थे, और इनको सारी नब्ज़ पता, और दे आर द स्ट्रांगेस्ट। आज की डेट में आर्मी से भी ज़्यादा JKP जो है ना, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा उनके पास होती है। हाँ। और CI का एक जो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू आर फाइटिंग ब्लाइंड। व्हेन यू आर फाइटिंग ब्लाइंड तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ मार रहे हो आप। और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, CI आराम से बोल देते ना, बच्चों को समझ नहीं आता। हाँ, CI मतलब CI इज काउंटर इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी, मतलब ये जो कश्मीरी फ्रीडम हाँ, करने बिल्कुल में- बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी उग्रवादी हैं उनका सफाया करना जी, बस प्लेन भाषा में। सीधी बात, सीधी ठीक बात, हाँ। तो CI इन्वायरमेंट होता है। कश्मीर इज, आई विल नॉट से इट इज़ टुडे, बट कश्मीर वाज CI इन्वायरमेंट। और अभी भी वहाँ पर जब तक पूरी तरह से शांत नहीं होता तब तक फोर्सेस विल डू देयर जॉब। तो JK पुलिस आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये काम कर रही है 35 years ऑफ इंटेल। इन CI, और लोकल हैं, लोकल को थ्रेट होती है जी, ठीक है, उसको भी पता है, मिलिटेंट को पता है कि इसका घर का है, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद विद मतलब कि सच डिवोशन लड़ना, उनका मोरल डाउन नहीं होता। अभी आपने सुना होगा कठुआ के पास एक इनकाउंटर में 3-4 पुलिस वाले में, और लास्ट टू लास्ट ईयर दे गॉट अशोक चक्रास आल्सो। यस, एंड अशोक चक्रास नॉर्मली जो है आर्मी को ही जाते हैं, रेयर है, दिया जा सकता है पुलिस को भी, इवन सिविलियंस को दिया जा सकता है, बट पुलिस वाला टेकिंग दैट, मतलब कि मेरे को तो फख्र होता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ नॉट दैट कि आई एम फ्रॉम JNK, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिट एंड द वे दे आर फाइटिंग इंसर्जेंसी। मतलब JKP खुद अब मतलब बहुत डेंजरस दिखती होगी। बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस। उनकी और elite डेंजरस units क्या, भी हैं। वो डेंजरस पब्लिक के लिए नहीं है, हाँ। वो डेंजरस उन्हीं के लिए हैं जो आके यहाँ पर डेंजरस की एजेंडा बना रहे हैं। एजेंडा परिभाषा छोड़ के जाना चाहते थे। तो और ये SOG क्या है? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, हाँ, क्या करते हैं? सारे एक ही टीम के हिस्से हैं अलग अलग, बट दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। आजकल तो सिनर्जी इतनी Hunters- बढ़िया, मेरे को hunters हो इतना गए अच्छा हैं। लगता है कि आर्मी, CRPF, BSF, JKP कोई भी ऑपरेशन होता है तो ये जॉइंटली लॉन्च करते हैं, तभी जाके ये सफाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता ये कि इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नहीं, आगे कौन जाता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब हाउ इट इज लेयर्ड, जैसे एक ऑपरेशन है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो आएगा, मेरे पीछे पीछे आओ, और आप मेरे को लेके आए हो, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी सपोर्ट तो हूँ ना, जो आगे है वो भी सपोर्ट है। आर्मी के पास मेजर वेपन होते हैं, जहाँ पर वो यूज़ करने होंगे वो यूज़ होंगे, ओके, ठीक है। इनके पास मेजर वेपन नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन है, वो तो ये मिल के ऑपरेशन होते हैं। आज की डेट में वो ज़माना गया, वो सक्सेस नहीं था जिस ज़माने में सारे इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करते थे, ओके, एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे। ओके। तो आज की अब डेट सबको में साथ जाना है, सबको साथ, मतलब जहाँ जहाँ जा सकते हैं साथ जाना है, जो जो अवेलेबल है वो साथ जाने के लिए तैयार है। मैंने आपको कॉल किया यार, एक इन्फॉर्मेशन आई है। पहले होता था कि पता नहीं आप उसको
नज़रअंदाज कर देंगे या मना कर देंगे या नॉट लीक अवेलेबल बोल कर देंगे। देंगे। और आज की डेट में ओके आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स, वी विल मीट देयर एंड वी विल लॉन्च, फिर दे विल डिस्कस व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन सा गिर रहा है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं एंड सक्सेसफुल। सारे डिस्ट्रिक्ट खाली हो रखे हैं जो कभी हॉटबेड हुआ करते थे, जिनको मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे? अभी कश्मीर वाले सारे ही डिस्ट्रिक्ट थे। अभी साउथ कश्मीर में रह गया था थोड़ा सबसे सा, ये अनंतनाग ये सब का नाम आता पुलवामा, था। अनंतनाग वगैरह ये जो भी है। लेकिन अभी सारे जो है वो मतलब है कि मेरे को तो ऐसे लगा कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ों में, जंगलों में लोग छुपे हुए हो सकते हैं और दे विल लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। फोर्सेस को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी टाइम पे ना। बेशक शांति आ रखी है, लेकिन यू कैन नॉट पुट योर गार्ड डाउन जब तक ऊपर के जंगल वंगल सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता सब जगह से। आजकल सिर्फ जंगल और गुफा की बहुत बात आती है, गुफा से निकला, गुफा में चले गया। अभी बिल्टअप एरिया से तो कूट कूट के निकाले ना, कोई छोड़ा ही नहीं। समझाइए, इसे बताइए ये जो बोला। पहले जैसे जितने भी शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा और क्या बोलते हैं इसको सोपर, ये इस एरिया में जितने भी तरह का मिलिटेंट था, ये घरों में छुपते थे, लोकल सपोर्ट थी। घर में कहाँ छुप जाते थे? जैसे घर में मतलब घरों के अंदर बहुत कुछ तहखाने बने होते थे। तहखाने? हाँ, तहखाने बने होते थे फॉल्स वॉल के बीच में। हाँ, इधर ऐसे कौन बनवाता? मतलब ये जान के बनाए जाते थे? जैसे ना पुराने ज़माने में लोग बोलते हैं कि लोग को अपने नोट और क्या बोलते हैं जो सोने चांदी के सिक्के छुपाने के लिए, तो ऐसे इन्होंने हथियार छुपाने के लिए और मिलिटेंट छुपाने के लिए बनाए हुए थे ऑटोमेटिक। तो हाँ, और जब उसको ज़रूरत पड़ती थी निकलता था, मारता था, फायर करता था। कई बार तो हमारे को 8-8 घंटे लग जाते थे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फायर आ कहाँ से रहा है। तो आप लोग तो फर्नीचर वालों को ढूंढते रहते होगे हमेशा, कहाँ बनाया सबको ढूंढते थे। अभी तो क्या ये सब कुछ किसके किसके घर में बनाया, कहाँ हाँ, हाँ, ये सब कुछ तो था। वहीं से एक को पकड़ो तो खबर लगती थी और तार जुड़े 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 पता लगा कि हमने पालम से शुरू किया है। अच्छा। और आजादपुर मंडी पहुंच गए। तो कमिंग बैक, आज की स्थिति आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी सिनर्जी है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। वी आर द ये आर्मर्ड फोर्सेस आर कंसर्न, और हर जगह एक तरीके से पैल्पेबल पीस है। और यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से इज दैट कि मेरे को लग रहा है कि बिल्ट अप एरिया से मिलिटेंसी, बिल्ट अप एरिया होता है जो घर वर होते हैं, बिल्डिंगों में, हाँ, गांव में और सिटी में जो मिलिटेंट थे उनको लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो गई है। ऑलमोस्ट बंद हो गई है। वो बंद हो गई है। नहीं तो बिल्ट अप एरिया में मिलिटेंट के लिए सर्वाइवल ज़्यादा होता है। और 1990s में पूरे बिल्टअप एरिया में 1990s में नहीं, 2015 तक सारी लड़ाई बिल्टअप एरिया में हुई है। अभी जाके पिछले 2-2.5 साल में जो हुआ है ये वापस जंगल में आए हैं, अदरवाइज सारी लड़ाई बिल्टअप एरिया में होती थी। अच्छा, इट वाज मिक्स ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 370? नहीं, ऐसा क्या चेंज हो गया? मतलब 370, देखो आर्टिकल 370 होने के बाद उन्होंने कश्मीरियों को ये पता लग गया कि सब कुछ हमारे से हाथों से फिसला जा रहा है। ठीक है, जिन चीज़ों के हम शेल्टर लेते थे, दोज शेल्टर्स आर नो मोर विद अस। तो स्पेशल प्रोविजन बोल के देखो 370 के बाद पत्थरबाजी सारी बंद हो गई जी। 370 के बाद मिलिटेंसी कम हो गई, कम क्या हो गई, खत्म हो गई। जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट अभी लास्ट में बचे हुए थे 2017-18 तक, वो भी अभी बिल्कुल शांत है। टूरिज्म आ गया, टूरिज्म इतना ज़्यादा आ गया था कि जगह नहीं थी, लेकिन ये पहलगाम की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन ठीक है। एक स्ट्रेटजी तो अभी ये मैं थी आया ना, तो आते जाते देखा मैंने पहलगाम अमरनाथ यात्रा जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। टचवुड है। सो हर जगह पे जो है उनके लिए बढ़िया इंतजाम है। एक स्ट्रेटजी तो क्लियर थी, ये रोकना है। ये जो आपका था पहलगाम, इसमें ये स्ट्रेटजी थी ना कि ये रोकना है, फ्लो है। बिल्कुल। तो ये हुआ है। अभी इसकी मैंने जितने भी यात्री देखे, मैंने किसी के चेहरे पे खौफ नहीं देखा। ठीक है, और इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती 370 हटने के बाद। और इवन पहलगाम हुआ था रिसेंटली, उसके बाद ये अमरनाथ यात्रा हुई है, एंड बेखौफ दुनिया इंजॉय कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है, खाने वाने पंडालों में बैठी हुई है, आ रही है, जा रही है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट। बिग सैल्यूट टू फोर्सेस। सो ये चीज़ें जो है हमारी आर्मड फोर्सेस का भी मोराल हाई करती हैं, ऑब्वियसली। ठीक है। इससे जो फाइनली फाइटर है जिसने लड़ना है, हाँ जी,
सर वैसे वो जो मोराल की आपने बात की, वो तो सर जब नूर खान एयरबेस पे जो हुआ था, नूर खान तब तो सर नूर खान का मेरे को तो क्या सर मैं मतलब तो है कि वीडियो ना, देख के बार-बार रिप्लाई कर रहा था। एहसास होता है ना कि जैसे वो बंदर की पीछे से होती है ना लाल, बिल्कुल वैसे करके छोड़ा उसको। आई एम मतलब कि इम्प्रेस कि हैं अभी ना उनको घुटने बोले लगा के बचती है ना क्या अब वो बस रफाल रफाल बोलते रहते हैं, उनका वो ये वाला काम नहीं हो पाता, वो क्या? ये अपने बेसिस उनके नहीं 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 नहीं, उनको पता है सब कुछ हिल गया हुआ है, ढांचा हिल गया हुआ है, और ये जो फोर्ट्रेस था उनका वो सारा कुछ डमाडोल है, हाँ। और उनकी मरम्मतों में पता नहीं कितने और बैंक वर्ल्ड बैंक से लोन लेने पड़ेंगे। सो बस ये है कि अगर टचवुड अगर 2 दिन और ना किसी तरह से ये कंटिन्यू रहता, ठुकाई अच्छी मैं हो आपको गई। बताता हूँ कि पाकिस्तान पूरा नहीं तो आधा नक्शे से गायब था, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल देखो पिछले 7-8 सर वो मतलब सर मैं तो कह रहा था, हमने वो आप मोमेंटम वाली बात कह रहे थे ना, हमने जैसे मोमेंटम पकड़ा, वो एक एक करके ब्रह्मोस पढ़ रहे थे। इससे ज्यादा ब्रह्मोस अभी तक दुनिया किताबों में पढ़ रही थी बस, और क्वेश्चन आंसर में लिखती थी है, हाँ। अभी उसकी एक उस ब्रह्मोस ने ना मतलब है कि ये पुराने सीरीज के यूज हुए हैं सर अभी। हाँ बिल्कुल, वो नए वाले तो अभी चलो हाँ जी ठीक है, पाकिस्तान मौका देता रहेगा मेजोरिटी तो यू नो 1-2 दिन का मतलब वो था एक कि 1-2 दिन और रहते, क्योंकि सर मेरे को जो अंदर से मेरे को ये हैरानगी होती है कि अगर मतलब कि 48 घंटे में इतना हो सकता है, और 48 घंटे में क्या हो जाता है। आई स्वेयर ये पूरा इंडिया मतलब ये क्यूरियस है इस चीज को कि और 48 घंटे में क्या हो सकता था, बलूचिस्तान पीओके। क्योंकि हाँ बिल्कुल, वैसे ही आजकल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बिना वीजे जाना शुरू कर दिया हुआ है पाकिस्तान। देखो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, फिर अभी सिंदूर हुआ, तो बगैर वीजे के ही तो जाते हैं, चक्कर मार के जाते हैं, हाँ जी, फोड़ फाड़ के अपनी जमीनें देख के आए। हाँ सब बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल इधर इधर ही आके कब्जा करना है। ये नहीं इससे बढ़िया सिंदूर जो है ना, आई एम लकी कि 71 वार जो है वो मैंने एज ए चाइल्ड 5-6 साल का था, मैंने देखी हुई है, बट मेरे को सब कुछ याद है अच्छी तरह से। और कारगिल वार मैंने एज ए चाइल्ड देखी है बटालिक सेक्टर में। हाँ आपने वहां तो वो हाँ आपने एज ए चाइल्ड उसको मैं देखी डिस्कस होगी, करूंगा। और उसमें मैं लड़ा हूँ। और ये सिंदूर मेरे को लगता है कि ये शायद मेरे जाने से पहले आखिरी होगी, इसके बाद हिम्मत नहीं करेगा। और ऊपर से मोदी ने ये बोल रखा है कि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑलवेज गोइंग, जब तुम मारो फट से। बिल्कुल। सो आई एम ऑनर्ड कि ये तीनों चीज़ें मैंने विटनेस की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा मेरे को है ना, वो इन 48 घंटों ने दिए सिंदूर, लास्ट के 2 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी उनकी ड्रोन, एक भी उनकी मिसाइल यहाँ पर गिरने नहीं दी। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। और दूसरी तरफ भूकंप आ गया, यू नो दैट साइड पाकिस्तान की तरफ। सर मैं कुछ इमेजेस याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सर मजा आता है सर ये याद करके। तो सर ये इनके एज ए इंडियन आना चाहिए मजा। हाँ, वी आर नॉट प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स। हाँ व्हाटएवर। और सी विदाउट ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज किए, ये अचीव बूट्स ऑन ग्राउंड। सी बूट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, हवा में ये अगर हालत हो सकती है पटापट। मुझे कौन कौन से हेडशॉट्स एकदम पसंद आए, ऐसा लगा कि सर बिल्कुल खोपड़ी पे एम लगा के मारा है। ऊपर से एक ना इनका मुरीद के में जो डोम है, मुरीद के जो छेद मुरीद के, तो ये अमृतसर सर के पास एक खासा जगह है, खासा ब्रिगेड, आर्मड ब्रिगेड है, उसके अदर साइड ही है। तो वहाँ पर ना लोग हमेशा, जब भी मैं 2-3 बार गया हूँ परेड देखने के लिए, तो मैं रात को खासा में रुकता था। तो वहाँ पर लोग यही बोलते रहते थे कि इतने टैंक रखे हुए हैं हमने, तो हमारे को पार जाने का मौका मिल जाए बस, तो मुरीद के जाने का मौका मिल जाए। वो इस बार उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो उनका ना पूरा जो गुम्बद है ना मुरीद के, बहावलपुर गुम्बद के एकदम सेंटर से घुसा है वो। एक तो वो इमेज याद करके ना बिल्कुल मजा आता है। तो फर्स्ट डे था, तो पहले दिन हमने ये सेट कर दिया था कि जेएन के ये मतलब पीओके तक नहीं रुकेंगे, अभी पंजाब में घुस के मारेंगे। उसके बाद सर जो दूसरी इमेज बड़ी प्यारी लगी वो थी इसकी एयरबेस की, क्या नाम है उसको, नूर खान चकलाला सरगोदा नाम आ रहे थे नए नए। मैं तो सर नूर का ना जो नूर मिटा दिया इन्होंने।
और बार बार रिप्ले करके उसको नूर का नाम अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं ना तो वहां पर जले पे नमक लग रहा है इसमें। हाँ, रावलपिंडी। हाँ। और ये बीच में एक कहानी उठी थी कि जहां हमने 3 इनके पर्टिकुलर एयर बेसिस हिट किए, वहां पे इनका कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज भी था, कुछ न्यूक्लियर कमांड, पर्टिकुलरली वो सब किराना कुछ हिल्स पे चल रहा था ये। वहां पे चल रहा था। पता नहीं क्या। और नहीं पता नहीं, वो सब सही है, ये आस्ता आस्ता पता लगेंगी। हाँ। इसलिए बाद में 6-8 महीने के बाद किताबें लिखी जाती हैं, ठीक है। दुनिया वहां पर ढूंढ रही है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या। और अभी तक तो छुपाए, अभी छुपाने की कोशिश। हाँ हाँ। अभी तक तो पूरा उसको उस एरिया में भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है कि क्या क्या हुआ है। तो उसकी मुरम्मत करके तो उसके बाद जो है, अब लेकिन ये basic चीज़ें काम छिपती थोड़ा ही ना है। लीक होंगे धीरे धीरे। वापस आते हैं सर, क्योंकि सिंदूर पे पहुंचने के लिए सर बहुत काम किया है। पूरे आर्म्ड फोर्सेस सबने मिलके बहुत काम किया, बहुत सबने सफाई बहुत सारी तैयारी की है। अब देखो पहलगाम जो है कितनी तारीख को होता है और फाइनली सिंदूर का लॉन्च हुआ, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो नहीं, मैं तो सर वहीं वापस जाऊंगा 1990s में। सर वहां पे आप सीधा इनकाउंटर में घुस गए 1993 में, है ना? तो सर व्हाट वाज इट लाइक? कैसे लोग मिल रहे थे, मतलब ब्रीड क्या थी इनकी जब आप मिलते थे इनसे? सारे मिलिटेंट। उस टाइम पे ऐसे लगता था कि हर इंडिविजुअल जो है वो मिलिटेंट है या उनकी भाषा बोलता है। हिसाब किताब कैसा था? आपने किसी को गन के साथ देखा बस शूट, दैट्स इट? नहीं, ऐसे तो नहीं होते। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि शूट करना पड़ता है आपको ना, अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको सेफ सिक्योर रखना है, और उस जगह पे कुछ ना हो तो यू हैव टू किल। जी। बट आर्मी को ये होता है कि जब तक किसी को जिंदा पकड़ सकते हो, ठीक है, उसको पकड़ा जाए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। अगर आप किसी को मार देते हो तो वो इंफॉर्मेशन उसी के साथ चलेगी। हालांकि ऑर्डर्स ये हुआ करते थे कि एनीबॉडी सीन विद द गन शूट हिम। उस टाइम में तो बिल्कुल जरूरी था। हाँ, जरूरत थी, क्योंकि उनकी संख्या नफरी बहुत इतनी थी, बहुत ज्यादा क्या संख्या नंबर थी, लगभग? बहुत ज्यादा संख्या लगभग? थी। हर गांव में 25-30, बाप रे। और 25-30 AK-47 एक गांव में होना, इट इज लाइक ए प्लाटून इन ए विलेज, एंड प्लाटून ऑफ दोज पीपल जो मतलब है कि गलत काम करना चाहते हैं। आदू ने कश्मीर की आज़ादी के लिए की, फिर वो तैयार होके जब आ गए तो वो आपसी रंजिश जो होती है गांव में, हाँ। जिसके पास गन है उसके पास पावर है, दादागिरी। उसने उस घर का बंदा ठोक दिया कि तूने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया था। उसके बाद उस घर के एक बंदे ने कि मैं भी गन रखूंगा, इसने मेरा मारा है, कल मैं इसका मारूंगा। एंड करते करते सिविलियन भी मर रहे हैं, फौजी भी मर रहे हैं, मिलिटेंट भी मर रहे हैं। बट इस सब में सबसे ज़्यादा जो हो रहा था कि एनीबॉडी हु इज़ नॉट ऑथराइज्ड विद द वेपन, व्हाई इज कैरिंग वेपन, सही बात। व्हाई इज कैरिंग वेपन। और मतलब होड़ लगी हुई थी। मतलब इट वाज कूल, ये बहुत कूल भी लग रहा था कि सबके यूथ के पास गन होना चाहिए, सब मुजाहिद बनेंगे। उन्होंने तो इतना आसानी से थोड़ा ही ना सोचा था कि हमारे को चुप करा दिया जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम झंडा लेके, हाँ, जिस दिन हमारे हाथ से, उस टाइम पे तो पाकिस्तानी फ्लैग भी ये हॉल करते थे। 14 अगस्त को छुप छप के रात को इन्होंने पाकिस्तानी झंडे फहरा देने। तो आप इनमें सिर्फ मतलब ऑपरेशन तो एक चीज हो गई जिसमें आप एनकाउंटर करने जा रहे हैं, फिर आप इनको उठाते नहीं थे? उठाते थे, बहुत उठाते थे, पिकअप करके बिठाया, पिकअप करते, लाते थे, इंटरोगेशन करते थे। और तो इंटरोगेशन के टाइम में जैसे आप मतलब यू हैव डेल्ट एट दी, आप फ्रंट में थे सर, फ्रंट लाइन में तो यू हैव डन एवरीथिंग। हाँ, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नहीं मिलती है, आपने तो किसी को पकड़ा, हाँ, तो वो बंदा किस टाइप का लगा आपको? बंदे जो मिलते थे आपको, ब्रीड कैसी थी इनकी? हार्डकोर थे। उनको ये था कि हार्डकोर बेस्ड अपॉन व्हाट? पाकिस्तान, रिलीजन भी और पाकिस्तान भी, और ज्यादा मेजोरिटी में था आज़ादी। इंडिया से आज़ादी की बस। हाँ, आज़ादी चाहिए हमारे को, इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। और ये सब करने के लिए सिर्फ आइडियोलॉजी काफी थी या पैसा अच्छा आ रहा था? पैसा अच्छा आ रहा था, और पैसा दोनों तरफ से आना शुरू हो गया था ना। किधर से? इंडिया से तो आ ही रहा था। इंडिया से तो मतलब है कि इंडिया चुप कराने के लिए, हाँ, चुप कराने के लिए सब कुछ पाकिस्तान दे रहा था, गदर करने के लिए पाकिस्तान दे रहा था, गदर करने और के कोई लिए। बाहरी तत्व नहीं थे इसके अलावा? कोई बाहरी फोर्स, इससे चाइना, ज्यादा यूएस, तो कोई और नहीं? नहीं, डायरेक्ट तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, एंड दैट वाज इनफ फॉर कश्मीरियों को मरवाने के लिए। और पाकिस्तान का खुला पैसा आ रहा था, इट वाज नॉट खुला पैसा आ रहा था, आईएसए सारा बजट इधर लगा रही थी। दैट वाज। तो आपने पकड़ा तो आपको समझ आया हार्डकोर लोग थे।
बिल्कुल। मैंने जब पकड़ा तो मैंने आई केम अक्रॉस वन सच मिलिटेंट आल्सो। हाँ। उसने काफ़ी मारा, सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली उससे, जो जो पूछना था पहले नहीं बता रहा था, लास्ट में उसने सब कुछ बता दिया। तोड़ा कैसे आपने, हाँ। ये मोराल कैसे तोड़ा? वो हैं टैक्टिक्स, वो सारी कुछ मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, लेकिन मतलब वही, मतलब देखो थोड़ा वो torture एक से। पुरानी कहावत है कि गधा और वेट ना उठाए, उसका काम है वेट उठाना। अभी मैं उसको पूछ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ना दे और ऐसे चला जाएगा, तो फिर हम किस काम की इंडियन आर्मी है? ठीक हैं? है। वो बताएगा कैसे भी बताएगा वो। So, तो आपने मतलब एक बार ग्रिप में पकड़ लिया किसी को? पकड़ लिया मैंने उसको। तो मैंने बोला कि यार तुम्हारा ये आना जाना क्या है? उस टाइम पे ही वॉज ए पाकिस्तानी, ठीक है। तो उसने बताया कि पाकिस्तान में जितने भी जेलों में कैद है ना अच्छा, लोग, कोई मर्डर केस में, कोई रेप केस में, कोई किसी भी तरह के, ठीक है। तो उनको वहाँ पर ना ISI वाले जो है पहुँच जाते हैं कि भाई तेरे को 14 साल हो रखी है, हाँ। ऐसे करके हाँ। तेरी फैमिली गरीब है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, तेरा भी ध्यान रखा जाएगा, 6 महीने तो ऐश कर, बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम सब करेंगे, तेरी जेल जूल से निकालने का डालने का जो भी है। और उसके बाद यू गो अक्रॉस, वहाँ जाके 2 साल काम कर, 2 साल का तेरा टेन्योर है, और वहाँ से तो अगर बच के आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो तू कौम के लिए शहीद हो रहा है, बाकी तो ऊपर हुए तो वहीं। सो इस तरह से मोटिवेट करके उसको भेज दिया जाता था यहाँ पे। अभी जितने भी पाकिस्तानी आए हुए थे, कोई आम नागरिक ऐसे नहीं आएगा, वो सारे क्रिमिनल आके यहाँ पर लड़ रहे थे। इस हद तक पाकिस्तान ISI भी नहीं, आई ब्लेम डायरेक्टली पाकिस्तान, ठीक है। ISI भी उनकी है, मिलिटेंट भी उनके हैं, तो इट इज़ पाकिस्तान, बनाया भी उन्होंने बनाया हुआ है, और ये जो कुछ भी किया ताना बाना बुना है तो ये पाकिस्तान ने बुना हुआ है। तो इस तरह से आके वो यहाँ पर करते थे। नहीं तो एक पाकिस्तानी को, या आप मेरे को बताओ सूडानी को, क्या? सूडान से मिलिटेंट आके कश्मीर में लड़ रहे हैं। कब? तो भाई क्या बात है, हम लड़े हुए हैं। मतलब किस ईयर में? 2000, 2098, 2000, 2010 तक तो सूडान से मिलिटेंट कश्मीर? हाँ, कश्मीर में आके सूडानी लड़ रहे हैं। किस बात, आर्गुमेंट क्या था? पैसे के लिए? पैसे के लिए सूडानीज को और अफगानीज को पाकिस्तान पैसे देता था कि तुम जाके लड़ो वहाँ पे, तुम जाके वहाँ पे लड़ो। वो आके लड़ते थे। जब तक अमेरिका नहीं आया वहाँ पे, तब तक तो बहुत ज़्यादा तादाद में आके अफगानी लड़ रहे थे। कितने लगभग अफगानी? 1990s में थे ना अफगानी? हाँ, 95 के बाद। अच्छा, 5 के बाद? 95 तक मेजोरिटी कश्मीरी थे। और उस टाइम पे जो तंजीमें थी भी ना, वो आज नहीं है। जैसे उस टाइम पे थे JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन नई आई थी, ठीक है। एंड हिजबुल मुजाहिदीन को उस टाइम पे स्ट्रांगेस्ट ऑफ दी हरकतुल अंसार, ठीक है। और दुख तराने मिल्लत एक लेडीज़ की थी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी अपने जो है काले कपड़े पहन के और फेरन वेरन में अपने हथियार लेके आते जाते थे, जहाँ पर यूज़ करना होता था वहाँ यूज़ भी कर लेते थे। विमेन फोर्स? हाँ, वुमेन फोर्स, ये सारा कुछ 95 के बाद। ये सब सोच के तो ऐसा लग रहा है सर, मतलब पूरा हमास बना रखा था पूरा। हाँ, हमास कुछ भी नहीं है उस टाइम का, अगर कुछ भी नहीं है। तो, हाँ। अच्छा, बट जो कुछ भी वो उन्होंने सोचा था, जो किया था, वो तो धराशायी कर दिया इंडियन आर्मी ने। विमेन फोर्स का क्या नाम बताया आपने? दुख तराने मिल्लत। दुख तराने मिल्लत, अच्छा। और अफगान आने लगे 1995 के बाद? ये जब रशियन वहां से निकले तो उसके बाद अफगानी जो अफगान जिहाद मॉडल इधर आ गया। ये फिर काफी लेट वापस, तो आपने अमेरिकन जब आके अफगानिस्तान में बैठ गए हैं, उसके बाद ये वापस थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हुए हैं कि जाके अफगानिस्तान में अगेंस्ट अमेरिकन। हाँ। तो आपको मिले ये सारे? कभी फॉरेनर पकड़ा, कभी ऐसा? हाँ, बहुत सारे पकड़े, बहुत सारे मारे, यही काम करते रहे मैंने, और क्या किया ये कितना नंबर होगा मेरी फिर यूनिट भी? ने मेरी यूनिट ने इतना काम किया, मैं आपको बताऊंगा। आप इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोलना चाहिए मेरे को, खुद के। मेरी यूनिट 1995 में रेज हुई थी, 1988 में रेज हुई है, सॉरी। मेरी यूनिट 22 ग्रेनेडियर्स जून 1988 में रेज हुई है, और 1995 में हमारे को फर्स्ट बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का तमगा मिल चुका था। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, और ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव उस यूनिट को दिया जाता है जिस यूनिट के पास 2 परमवीर चक्र हों या 2 अशोक चक्र हों। तो आप 88 में रेज होना और 95 7 साल के अंदर,
और ये 7 साल मेरी यूनिट ने जो है वो काटे कहाँ पे थे, कश्मीर के अंदर ही। अच्छा। और कश्मीर की ना मतलब है कि खौफ खाती थी दुनिया, खौफ खाती थी अशोका पल्टन के नाम से, मेरी यूनिट के नाम से। अशोका पल्टन बिकॉज दे गॉट डबल अशोक चक्रा, तो ओके। इसको अशोका पल्टन का तमगा भी दिया गया था और ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव तो बनाया ही था। ठीक है, इन्होंने हर तरह का मिलिटेंट, सूडानी इन्होंने अनगिनत मारे, अफगानीज अनगिनत मारे, पाकिस्तानी अनगिनत मारे, और कश्मीरियों को उस टाइम पे एलटीएम बोलते थे। मतलब? और एलटीएम इज, अच्छा मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है मिलिटेंट। हाँ बताइए ना, बताइए। एक तबका है जिसको बोलते हैं पीटीएम। पीटीएम इज पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट, जो यहाँ से वहाँ पर गया है और ट्रेंड होके वेपन लेके वापस आया है। एक होता है एलटीएम, लोकल ट्रेंड मिलिटेंट। लोकल ट्रेंड मिलिटेंट जो है उधर से हथियार वगैरह सब कुछ आ गया, जो वहाँ से तैयार होके आए थे, ट्रेंड होके आए थे, उन्होंने आके लोकल यहाँ पे इसको ट्रेन किया। ओके। एक ये है ऐसे पाकिस्तानी पाक ट्रेंड मिलिटेंट, जो है भी पाकिस्तान का, पाकिस्तान में ही ट्रेंड हुए है और फिर यहाँ के पे आके वो लड़ा है। उसके बाद सूडानी और अफगानी। तो ये 4-5 तरह की जो है ना अलग अलग इनकी ब्रीड थी, एलटीएम, पीटीएम, पीपीटीएम। कभी भारत के और किसी हिस्से से कोई नहीं आया इनको सपोर्ट करने, इनके लिए लड़ने? दैट इज वेरी गुड थिंग। मैं ये पक्का बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि कश्मीर की मिलिटेंसी को भारत के किसी और तबके में या किसी और स्टेट ने या किसी और मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल जीरो सपोर्ट। दैट वे इट इज अ वेरी गुड जॉब। तो फिर ये था। और इन्होंने अनगिनत, मेरी यूनिट ने ना, मतलब इनका ये था कि इनके नाम से खौफ था वहाँ पे कि अशोका पल्टन, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 22 ग्रेनेडियर ना दिख जाए। ओ हंटर्स। हाँ बिल्कुल। इनको पूरे कश्मीर में काफिर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? काफिर आने वाले हैं, काफिर आने वाले हैं। हाँ। क्यों? बस मारने जो ना खतरनाक होता है उसको वो काफिर बोलते हैं, या जो इस्लाम खत्म कर देगा उसको काफिर बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका सोचना है। हाँ। जो इस्लाम के अगेंस्ट है उसको। और उस टाइम पे हालांकि मेरी नहीं, नॉन बिलीवर्स काफिर हुए ना? नॉन बिलीवर, हाँ नॉन बिलीवर ऑफ होम, नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम। यस। और जो नॉन बिलीवर है तो वो उनको डैमेज भी करेगा। पर आप तो सर हंटर थे, हार्डकोर हंटर्स। वो हमारे को बोलते थे, मतलब है कि अशोका पल्टन को कि दे आर काफिर्स, और काफिर्स आने वाले। अच्छा, आपके पल्टन में लोकल्स भी थे? आप सबको उस टाइम में कोई नहीं? ना, ममनन थे बहुत ज्यादा। हमारी ये कंपनी है ममनन्स की, बट क्या ममनन है, सैल्यूट टू देम। हर ब्रीड जो है ना मिलिटेंट्स की जो वहाँ पर थी, उसका तहश नहश करने में मेरी पल्टन ने सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाया है। इट इज़ 91 से लेके 95 तक। और आप कब तक थे वैली में, कितने टाइम? 91 से जो है 95 तक। इट इज़ ऑलमोस्ट 4.5 years। 4.5 years डायरेक्टली। एंड 4.5 years में जो भी सबसे डेंजरस ऑपरेशन, जो भी कश्मीर की मिलिटेंसी थी, उसके डायनामिक्स चेंज कर दिया। ऑल्दो वी पेड कास्ट वेरी हैवी कास्ट, वी लॉस्ट 3 ऑफिसर। और उनके नाम अगर आप नेट पे चेक करोगे तो एक था अपना मेजर आर.के. जून। तो मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ, मेजर आर.के. जून जी। ही इज अशोक चक्रा। ठीक है। और शौर्य चक्रा। आर.के. जून। हाँ, शौर्य चक्रा पहले से था, पोस्ट ही गॉट अशोक चक्रा। उसके बाद लेफ्टिनेंट राकेश सिंह, अगेन अशोक चक्रा, अगेन मेजर विक्रम सहजवाल, और जिसका मैं बताने वाला था जारदिश अहमद नायक था गुड़गांव का। ही वाज ए सोल्जर, ही वाज शौर्य चक्रा बार। और उसके बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन में उसने काम किए जो उसने बताया ही नहीं कि मैंने किए, बाकियों के नाम लगा दिए कि उसको दे दो, उसने किया खुद, और उसको बता दिया कि इसने किया है, ये इसने किया। वो टीम में बिलीव करता था। अच्छा। और अपनी टीम वालों को, और था क्या, सिर्फ एनसीओ। और जब वो व्हेन ही डाइड, उस टाइम पे उसकी साइटेशन भेजी थी अशोक चक्रा के लिए, लेकिन कुछ हो गया एरर वहाँ पे, उसको कुछ नहीं मिला। तो
ऐसे ऐसे जांबाज लोग थे। और जब मेरी पलटन वहाँ से आई है कश्मीर से, तो इतिहास बना के आई थी। 83 गैलेंट्री अवार्ड थे पलटन के पास। 83 200 साल पुरानी पलटनों के पास भी नहीं होते। 83 गैलेंट्री अवार्ड एंड 1 टेन्योर ऑफ कश्मीर। और ये भी बताना चाहूँगा कि कश्मीर की धरती पे पहला अशोक चक्र जो मिला था वो मेरी यूनिट के लेफ्टिनेंट राकेश सिंह को मिला है, फर्स्ट अशोक चक्र। सो नाम है अब कि ये है। तो एक तो आप हंटर्स हो गए, और आसपास कौन थे आपके पैरेलल भी? तो बहुत सारी यूनिटें थी, बहुत सारी यूनिटें ने 22 पंजाब ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया जो था। मतलब मैं कह रहा हूँ जिनका ऐसे खौफ होता है ना, जैसे आपने बोला एक तो 9 पैरा का जबरदस्त खौफ था। 9 पैरा का उनका अभी भी है, वो परमानेंट वहाँ पे दे आर 9 पैरा का क्या खौफ? एक बार मुझे आपको तो बोलते हैं काफिर। 9 पैरा के मैस में जाके सबसे बड़ी अच्छी चीज मेरे को लगती है, हाँ। उन्होंने वहां पर उनका मोटो है कि हु केयर्स हु विंस, हमने सिर्फ लड़ना है। और जो उन्होंने लिखा हुआ है ना उसके ऊपर वो खरे उतरते हैं। अच्छा। उनको इतनी सी भी अगर खबर लग जाएगी ना तो वो टूट पड़ते हैं, और वो मारते नहीं है, वो हिस्से पुर्जे करते हैं फिर उसके, वो दे आर डेडलीस्ट। ठीक है। और उनको ये नहीं होता कि हमारा क्या होगा, ये सर फियर सर ये सब जब काम कर रहे हैं, फियर उनका फियर है, उनके नाम से उनकी तूती बोलती है वहां पे। एंड परमानेंटली दे आर सो मेनी इयर्स। वो मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, और मार ऐसे रहे हैं कि वहां पर 9 पैरा के नाम से जो है तो लोकल मिलिटेंट्स तोबा होती है। तो लोकल मिलिटेंट्स तो बोल देते होंगे पैरा आ रही है, उनको तो वो पैनिक हो जब उनको खबर लग जाती है तो वो जगह छोड़ देते हैं ना, फिर तो वो कहाँ दिखेंगे। अच्छा। वो तो दुआएं करते हैं कि कीर्तन करते हैं कि भगवान 9 पैरा के साथ आमना सामना ना हो जाए। एंड सेम उससे पहले हमारी यूनिट के साथ था, यही मिलिटेंट्स को होता था कि 22 ग्रेनेडियर के काबू में ना जाए, बचो बस, एस्केप अवॉइड। 22 ग्रेनेडियर्स का कोई इंडिविजुअल अगर खाली हाथ भी जा रहा है ना तो मिलिटेंट में ये दम नहीं होता था कि उसकी तरफ फायर कर सके। वो तो डरते थे कि पता नहीं क्या निकल आएगा बाहर। सो ये खौफ था, और ये खौफ जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। सीआई में अगर ये गिनती है, ये कोई गिनती है आप लोगों ने? सर अब मारने के लिए लगाया हुआ तो काउंट करेगा कोई, कौन का नहीं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है उस टाइम में। वैसे भी काउंटिंग यूनिट ने तो पता नहीं, इवन मैं अकेला हूँ, मेरी इंडिविजुअल यूनिट का कह रहा हूँ मैं, यूनिट का लगभग मेरी इंडिविजुअल की अपनी कोई काउंटिंग नहीं है, तो यूनिट ने तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम कर। 83 ना या 88 गैलेंट्री अवार्ड्स? 83 के बाद 83 मेरी यूनिट की 83 अभी तो 100-150 हो गए हम। नहीं, उस टाइम तक जो आपने बोला ना इतने कम टाइम में 83। तो 83 गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए मतलब कुछ नंबर तो बड़ा ही होगा, कुछ 3 गुना 4 गुना कर लो, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये जो काउंटर इंसर्जेंसी वगैरह कह रहे हो सर, इतने सारे आपने टर्म्स बताए, कोई सूडानीज आ रहा है, कोई कश्मीरी है, कोई पाकिस्तानी ट्रेंड है, जो भी है, तो जब ये पकड़े गए तो इनकी मतलब आप ऑब्वियसली बिठाते होगे इनको किसी अच्छी जगह। मैंने सुना है कि सर कुछ सिनेमा हॉल्स थे, वो गढ़ थे, आर्म्ड फोर्सेस के, यहाँ पे इनको बुलाया जाता था, इनकी सर्विसिंग होती थी। तो क्या उसके बाद क्या तार निकलते थे? सर्विसिंग के बाद क्या समझ आता था? पहले तो ठीक है, वेपन के सामने आपने ठोक दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जो लोकल थे ना, तो वो बेचारे इंफॉर्मेशन दे देते थे थोड़ा सा, बिल्कुल उनके साथ। जो अफगानी और सुडानी थे ना, अफगानी का बताइए। वो आसानी से इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो फिर चैलेंज बन जाता था ये कि यार ऐसे कैसे पैसे से नहीं बिकते थे अफगानिस्तान से? पैसे किस लिए आए थे वो? वो भी रिलीजन में बिलीव करके आए थे? रिलीजन का उनका कोई बिलीव नहीं है, वो ऐश परस्त लोग हैं। उनको उनके साथ अगर जब आपकी लड़ाई होती है ना, तो वो 4-6 घंटे अच्छी तरह से आपके साथ लड़ता है, और उसके बाद मर जाता है। उसको पता होता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन उसको ये होता है कि मैं अगर भागा तो मेरे मतलब कि ये दबा लग जाएगा कि अफगानी आके लड़ रहा था। लेकिन ये है, लेकिन हमने सबकी ना ज्योग्राफी चेंज कर दी, सबको ना थोड़ा सिलुगरी भी चेंज। हमारे को ये हो गया कि मतलब इट इज ए चैलेंज फॉर अस कि अच्छा यार ये इतना बड़ा हो गया कि ये इंडियन आर्मी के सामने बोलेगा नहीं, खबर नहीं देगा। तो हम तो निचोड़ लेते थे सब कुछ, जो कुछ भी वो जैसे भी निकालना हो। एंड आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। लास्ट में
बोलेगा ही बोलेगा, बताएगा ही बताएगा। नहीं, कहाँ जाएगा नहीं बता। कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकालने वाला काम होता था, ये आप लोग खुद करते थे खुद या करते MI? थे, इसके लिए अभी कौन स्पेशल लेके आएगा किसी को, अच्छा, ये हम काम खुद कर लेते तो थे। इस टाइम में MI इंडियन आर्मी थी? को मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, कुछ भी दो वो खुद मतलब कि वो अपने तरीके से करती है, सेल्फ स्टाइल है। और आप उसको टैंक दे दो, आप उसको तोप दे दो, आप उसको गन दे दो, हम अ, पाकिस्तानी वेपन दे दो, अफगानिस्तानी वेपन दे दो, कुछ भी दे दो, किसको ठीक करना है, किसका करना क्या है, इतना बता दो। तो टर्म्स एंड कंडीशंस बता दो उनको, बाकी वो सब कुछ। क्या हाँ, क्या टर्म्स? तो आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे? लग नहीं रहा सर यहाँ टर्म्स थे। यहाँ टर्म्स था सफाई करनी है। हमारे को जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया हुआ था, हाँ, तो काफी ओपन एंडेड था सर ऐसे लगा। नहीं, ओपन हैंडेड का ये नहीं था। आपका ना खुद ही ज़मीर नहीं मानता कि आप कुछ गलत करो, किसी के साथ गलत हो जो हाँ, हाँ। इनोसेंट है। हाँ। लेकिन जो कल्पिट है तो उसको क्यों छोड़ना है? वो उसका तो हिंदुस्तान में रहने का ही क्या मतलब? हाँ, कोई पॉइंट नहीं। कोई मतलब नहीं है। तो हमने ना किसी भी उस इंडिविजुअल को जो मतलब है कि बेकसूर है, नहीं उसको वो कभी टच नहीं किया। उससे लेजिटिमेसी खराब और- होती है सर। हाँ, दूसरा मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी थी कि जिसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, आपको लगता है कि ये सुधर जाएगा, रिपेयर कर और दो। हाँ रिपेयरेबल है, तो उसको रिपेयर भी की है मैंने। मैंने नॉर्थ ईस्ट में कम से कम भी 60-70 लड़कों को जो है बचा के बाहर निकाला है, और उनके पेरेंट्स को बोल के उनको बिल्कुल स्टेट से बाहर निकलवा दिया कि इनको जाके बेंगलोर में, दिल्ली में पढ़ाओ, कहीं और पढ़ाओ, लेकिन यहाँ से निकालो, नहीं तो ये बर्बाद है। और बाकी जो बचे जिनका कुछ नहीं हो सकता, तो उनमें से कोई छोड़ा नहीं हमने। घर आते थे आप, वापस घर आते थे, मतलब जब ऑपरेशंस में थे तो जम्मू आते थे अपने घर? हाँ, तो कुछ सर ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशंस करने के बाद? मेरे को बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बताया है कि आप थोड़ा सा गो स्लो, एक्सपोज मत करो, थोड़ा सा गो स्लो, अच्छा, इतना ज़्यादा मत करा कर, यू आर लोकल लाइट, ये वो। तो लेकिन अभी कोई थ्रेट आया, डायरेक्ट पर्सनल थ्रेट? नॉर्थ ईस्ट में आया था, इधर नहीं? कश्मीर में नहीं आया, नॉर्थ ईस्ट में आया था। ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा एरिया था ऑपरेट करना? डिफिकल्ट, डेडलीस्ट ऑफ इंसर्जेंसी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है। इससे मतलब कश्मीर से डेडली? कश्मीर कुछ भी नहीं है कश्मीर की। कश्मीर तो मतलब कि वहाँ की इंसर्जेंसी जो है, हालांकि उनके इथिक्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनकी मिलिटेंसी जो है ना, वो जब करते हैं, जैसे कश्मीर में आपने कभी नहीं सुना होगा कि मार के आर्मी के वेपन भी लेके चले गए हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कि जब आपके ऊपर एम्बुश करते हैं तो वो 20-50 लोग जितने भी हैं, उनका यही होता है कि उन सबको मारना है, और उन सब चंदेल में, मणिपुर में चंदेल में जैसे हुआ, उन सब का हथियार, अम्युनिशन वगैरह सब कुछ लूट के। हाँ, उनकी मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस भी बताता हूँ। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो कश्मीर की इंसर्जेंसी और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसने कश्मीर में ऑपरेट किया होगा, अगर उसको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी जाके उसी तरह से ऑपरेट करना होगा या वहाँ पर भी इसी तरह की मिलिटेंसी होगी, तो इट इज़ नॉट दैट। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़े बड़े डिफरेंस जो हैं, सबसे पहले तो ये है कि कश्मीर में आपको बहुत बार ऐसे सुनने का मौका मिला होगा कि जिसको स्नीक अटैक बोलते हैं, या वो फिदायन अटैक बोलते हैं, ठीक है। वो नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं होता। अपने आप को कोई ब्लो नहीं करता, अपने आप को कोई कैंप के अंदर नहीं घुस के फायर करता, और कि जहाँ पर उसका भी श्योर है मरना, ये वहाँ पर नो नहीं होता। सुसाइडल अटैक्स, नो सुसाइडल अटैक, जहाँ पर उसके मरने के चांसेस हैं, दैट इज़ नॉट देयर इन नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर ये है। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी मिलिटेंसी है वो सारी इट इज़ फंडेड बाई लोकल्स। और लोकल्स फंडेड क्या है, एक्सटॉर्शन और टैक्स कलेक्शन से है, ओके, ये करते हैं। वहाँ पर जो है कश्मीर में लोगों से पैसा पूसा नहीं लिया जाता, इवन अगर कहीं पे खाना खाते हैं तो उसके पेमेंट भी करके जाते हैं, ओके। ये है। कश्मीर में लेडीज़ के साथ रेप करना, ये करना, वो करना, सारा कुछ जो है वो जायज़ समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये सब कुछ नहीं है, अपनी पॉपुलेशन के साथ वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उससे बड़ा डिफरेंस ये है कि कश्मीर की मिलिटेंसी में बिल्ट अप एरिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और आई गेस बिल्ट अप एरिया का इस्तेमाल इसलिए होता है कि लोकल पॉपुलेशन को ना शील्ड बना के लड़ा जाए, और वहाँ पर वो सेफ होंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो है जंगल, नॉर्थ ईस्ट में बिल्ट अप एरिया में वो कभी नहीं लड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने देगा, अवे फ्रॉम दी पॉपुलेशन।
चाहे वो जंगल हो, चाहे वो एम्बुश साइट हो, चाहे कुछ भी हो, ओपन ग्राउंड हो, वहाँ पे होगा जो कुछ होगा। बिल्ट अप एरिया में बहुत कम लड़ाई देखने को मिलती है। हाँ, ये है। उसके बाद ये है कि कश्मीर की मिलिटेंसी का जो मैंने 2-3 दौर में देखा है अलग अलग टाइम पे, अगर आप किसी को पकड़ लो तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना मुशक्क़त करनी पड़ती थी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, आसानी से नहीं देते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये है कि अगर उनको आप पकड़ लो तो फिर वो सोचते हैं किस लिए मार खानी है यार, किस लिए टाइम लगाना, अभी ये पूछ के तो छोड़ेंगे। दे आर क्लियर अबाउट इंडियन आर्मी कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दे विल आस्क, तो वो फटाफट बता देते हैं कि है ये है ये है। अपने आप ही बताएगा कि मैं 15 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने आज तक इतने एम्बुश किए हैं, इतने फौजियों को हमने मारा था या इतने सिविलियंस को मारा है और वेपन कितने लेके गए हैं। बट दे विल, कितनी बार मैंने एक्सटॉर्शन की है, ट्रेनिंग कहाँ ली थी, मेरे वेपन कहाँ से आते हैं, तो वो सारा कुछ है। यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगा के निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ऑल दिस इज़ हियर इन कश्मीर इज़ फंडेड बाय ISI एंड पाकिस्तान, और वहाँ पर जो है इट इज़ लोकल। हालांकि ये बांग्लादेश और जो है म्यांमार वगैरह वहाँ पर इनके कैंप हैं। कैंप है, और चाइना का कुछ तो आता है। चाइना का आता है, जैसे एक PLA ऑर्गेनाइजेशन है मणिपुर में, पीपल लिबरेशन आर्मी। इट इज़ प्योरली वो बनी ही उसी की PLA की। PLAM यही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो उन्होंने इनिशियली NSCN के ये मणिपुर में भी है, ये नागालैंड में खापलांग वाला वो faction ये 2-3 है। अभी तो दोनों के साथ सुई चल रहा है। जो ठुकाई अभी रिसेंटली भी सर ऑप सिंदूर के बाद यहाँ पे म्यांमार में कुछ हो गया है सर। हाँ, ठोका है ये हुआ है। और ये मतलब है कि उनके साथ हुआ है जो सू ब्रेक करके अलग हो गए थे। सू है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, तो उनके साथ हुआ है। और बहुत सारे मेतेई मिलिटेंट्स भी हैं जो वैली बेस्ड हैं मणिपुर के, तो उनके अगेंस्ट भी हुआ था, पहले भी हुआ था जब ये वो 2015 चंदेल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ 2015, 2019 और 2025। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।